जय हिंद बच्चों। इसके पहले हमने 3 वीडियोस में अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान में जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखे हैं, वो तीनों वीडियो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि वहां पर आप लोगों को सही विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर, ये सबके उत्तर बताए गए हैं। और इसके अतिरिक्त 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन वहां पर सॉल्व करवा दिए गए हैं पूरे फुल तरीके से, है ना बच्चे। आप उन वीडियो को देख लोगे, केवल 1-2 बार यदि आप देख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से समझाया गया है, इसलिए सबसे पहले जाकर वहां पर आप देख लीजिए। आज हम 4 अंक और 5 अंक के जो क्वेश्चन रह गए हैं उन क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन तो हो गए थे कल। यहाँ से है शीत निष्क्रियता, है ना, और डीएनए आरएनए, ये सारे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। ये 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चे। तो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं यादव सर पीसीएमबी क्लासेस। तो चलो बच्चों, आज बचा कुचा शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है शीत निष्क्रियता से उपरती किस प्रकार भिन्न है। देखिए बच्चे, होता क्या है, शीत निष्क्रियता किसे कहते हैं वो समझ लो पहले, है ना। शीत निष्क्रियता का मतलब होता है बेटा, यदि कोई जीव, है ना, ठंड से या फिर कहना चाहिए शीत से बचने के लिए अपने आप को वो अनुकूलित करता है और वो निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, उसी को कहते हैं शीत निष्क्रियता, है ना। अब ये करते क्यों हैं तो उसको हम समझते हैं। देखिए कि प्राणियों में जब जीव प्रवास नहीं होता, है ना, जीव प्रवास नहीं होता। प्रवास का मतलब होता है बेटा, एक स्थान से कोई जीव दूसरे स्थान में चला जाता है ना, कुछ दिनों के लिए, और फिर वह वापस आ जाता है उसी स्थान पर जहां वो पहले से रहता था, है ना। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको हो सकता है भोजन की कमी हो गई हो, तो वो अपने भोजन की तलाश में दूसरे स्थान पर जाता है, उसी को प्रवास कहते हैं। तो कुछ जीव जो है वो प्रवास नहीं कर सकते, वो शीत से पलायन करके बचते हैं, है ना। जैसे शीत ऋतुओं में शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं, उस समय पलायन से बचाव का एक तरीका होता है ना। और प्रतिकूल परिस्थितियों में जो झीलों, तालाबों आदि में जो प्राणी प्लवक होते हैं, उनकी अनेक जातियां जो होती है वो उपरती अवस्था यानी डायापोज अवस्था में आ जाती हैं, तो जो निलंबित परिवर्धन की एक अवस्था होती है, ठीक है बेटा। तो शीत निष्क्रियता और उपरती, ये दोनों के दोनों जो हैं, ये प्राणियों में अनुकूलता पाई जाती है, जिसके कारण ये जीव विपरीत परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा है बेटा, उन गुणों को बताइए जो व्यष्टियों में तो नहीं पर समष्टियों में होता है, ठीक है। व्यष्टि किसको कहते हैं, समष्टि किसको कहते हैं, एक बार समझ ले। व्यष्टि मतलब पर्टिकुलर एक जीव समझ लो आप, है ना। एक जीव को व्यष्टि कहेंगे और उस जीव के पूरे समूह को या समुदाय को समष्टि कहेंगे, ठीक है। जैसे यदि हम लोग बोले तो हम लोग मानव हैं, तो मानव में एक व्यक्ति जो है वो व्यष्टि कहलाएगा और सभी मानव जाति क्या कहलाएंगे, समष्टि कहलाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें क्या है कि व्यष्टि में जो गुण होते हैं वो समष्टियों में नहीं होते, तो वही चीज बताई गई है यहाँ पे कि समष्टि में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो व्यष्टि में नहीं होते। व्यष्टि जन्मता है और मरता है, मतलब व्यष्टि कोई एक पर्टिकुलर जंतु या जीव जो होता है वो क्या करता है बेटा, जन्म लेता है और जन्म लेने के पश्चात जब उसकी उम्र हो जाती है तो वह मर भी जाता है। लेकिन समष्टि में जन्म दर और मृत्यु दर होती है। समष्टि मतलब होता है पूरा समूह सदस्य, ठीक है। तो उनमें जन्म दर और मृत्यु दर होता है, कभी भी एक साथ जो है वो समष्टि समाप्त नहीं होती, उनमें जन्म दर और मृत्यु दर होती है। समष्टि इन दरों को प्रति व्यक्ति जन्म दर या मृत्यु दर कहता है, ठीक है। समष्टि का दूसरा गुण यह भी होता है बेटा कि उनमें लिंग अनुपात होता है, जबकि व्यष्टि या तो नर होते हैं या तो मादा होते हैं, लेकिन समष्टि का लिंग अनुपात होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहां पर कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है डीएनए से एमआरएनए निर्माण की क्रियाविधि, है ना, का वर्णन कीजिए, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए का निर्माण जो होता है बेटा वो अनुलेखन कहलाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलग अलग चरण बताए गए हैं, देख लीजिए। जैसे राइबो न्यूक्लियोटाइड का सक्रियण, है ना। इसके अलावा डीएनए टेम्पलेट का निर्माण,
आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से एमआरएनए का श्रृंखलन का निर्माण, ठीक है, इसके बाद में एमआरएनए का अलग होना, इस प्रकार से एमआरएनए का निर्माण हो जाता है। इसके लिए चाहे तो आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं, है ना, वो डायग्राम आप देखेंगे तो पता चल जाएगा, है ना, आपकी बुक वगैरह में मिल जाएगा इसका डायग्राम, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बेटा, अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है अगला? अगला प्रश्न कहता है आपका कि डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद को लिखिए। तो विकास नाम के चैप्टर का ये सवाल है। उस चैप्टर में बताया गया है डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद, है ना। अब किसको कहते हैं अभी समझ लेते हैं। इसके बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स बताए गए हैं, इन पॉइंट्स के आधार पर हम प्राकृतिक वर्णवाद को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अति उत्पादन क्षमता। डार्विन के अनुसार माना जाता है कि जीवों में अति उत्पादन क्षमता होती है, यानी जीव जो होते हैं लाखों की संख्या में क्या करते हैं, अपनी संतति को उत्पन्न करते हैं। जैसे तालाब में जो मछली होती है वो हम अपने बच्चों को जन्म देती है तो उससे पहले अंडे देती है, तो अंडे इसमें इनकी संख्या जो होती है बेटा बहुत ज्यादा होती है ना। इसके अलावा पेड़ पौधे के बीज से भी कितने सारे पौधे उगते हैं, है ना। इसके अलावा भी कई जंतु ऐसे होते हैं जो हजारों हजारों लाखों लाखों अपने मतलब संतति को उत्पन्न करते हैं। तो डार्विन कहते हैं कि इनमें अति उत्पादन क्षमता है। लेकिन बेटा सभी जो ये लोग बच्चे उत्पन्न करते हैं वो वयस्क होते तक जीवित नहीं रहते, ये वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं। यदि मान लो ये वयस्क होते तक यदि जीवित रहें तो कुछ समय पश्चात जीवों की इतनी ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी कि जमीन में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। तो इसीलिए संतुलित प्राकृतिक को संतुलन बनाए रखने के लिए ये इनके जो जीव होते हैं इनकी उत्पादन क्षमता तो अधिक होती है, लेकिन ये जो होते हैं वयस्क होते तक जीवित नहीं रह पाते। तो ये डार्विन का जो प्राकृतिक वर्णवाद था इसका पहला पॉइंट था। इसके पश्चात दूसरा पॉइंट है बेटा जीवन संघर्ष। तो देखो बच्चे, जीवन संघर्ष का मतलब ये होता है कि जो जीव हैं ये जीवन में संघर्ष करते रहते हैं जीवित रहने के लिए, है ना। जीवित रहने के लिए इनको अलग अलग प्रकार से संघर्ष करना पड़ता है, जैसे सजातीय, अंतरजातीय और वातावरणीय संघर्ष। सबसे पहले बात करें सजातीय संघर्ष की, तो ये ऐसा संघर्ष होता है बेटा जीवित रहने के लिए जीवों में कि यह एक ही प्रकार के जीवों में ये संघर्ष होता है ना, कंपटीशन होता है एक ही प्रकार के जीवों में, क्योंकि एक ही प्रकार के जीव जो होते हैं इनकी आवश्यकता लगभग समान होती है। इसी वजह से ये एक ही चीज के लिए संघर्ष करते रहते हैं। अंतरजातीय संघर्ष किसको कहेंगे? अंतरजातीय संघर्ष वो होते हैं बेटा जो अलग अलग जीवों में पाया जाएगा। अलग अलग जीवों में पाए जाने वाला संघर्ष जो है वो क्या कहलाता है? अंतरजातीय संघर्ष कहलाता है ना। इसके अलावा वातावरणीय संघर्ष है, तो वातावरण के प्रति भी सभी जीव क्या करते रहते हैं? संघर्ष करते रहते हैं अपने आप को जीवित रखने के लिए। जैसे बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, ऐसे कई प्रकार की आपदाएं जब आती है तो उन आपदाओं से बचने के लिए वह वातावरण में संघर्ष करते रहता है, तो इसे वातावरणीय संघर्ष कहते हैं। इसके अतिरिक्त बेटा तीसरा पॉइंट योग्यतम की उत्तरजीविता। देखो भाई, योग्यतम की उत्तरजीविता को डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद के अनुसार प्राकृतिक चयन नाम दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि जो योग्यतम होगा, है ना, वही अपने आप को जीवित रख पाएगा, वही बाद में वह जीवित रह पाएगा। तो योग्यतम का मतलब क्या है बेटा? कि कुछ जीव जो होते हैं किसी विपरीत परिस्थिति आने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो उस वातावरण के प्रति, विपरीत परिस्थिति के प्रति जो होते हैं वो लड़ते रहते हैं और अपने आप को जीवित करके रखते हैं। तो इस प्रकार उन जीवों की क्या है? योग्यतम की उत्तरजीविता है, क्योंकि उनके अंदर योग्यता है जीवित रहने की, इसलिए वो जीवित रह रहे हैं। प्रकृति ने उनका चयन कर लिया है, इसलिए इस पॉइंट का दूसरा नाम क्या बताया गया है? प्राकृतिक चयन। ठीक है। अगला पॉइंट है बेटा विभिन्नताएं। देखो बच्चे, आप लोगों को जुड़वा बच्चों के अतिरिक्त अगर आप लोगों को कोई भी मनुष्य दिखाई देते होंगे तो सभी में कुछ ना कुछ भिन्नताएं दिखाई देती है। कुछ जुड़वा बच्चे होते हैं जो सेम टू सेम दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती है, और विभिन्नताएं बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि यदि विभिन्नताएं नहीं होंगी तो एक ही प्रकार के वातावरण के लिए वो अनुकूलित होंगे। विभिन्नताएं यदि होगी उनके अंदर तो अलग अलग प्रकार के वातावरण के लिए भी वो अनुकूलित होंगे। तो इस प्रकार से उनके लिए विभिन्नता भी बहुत जरूरी होती है। यदि जीवों में विभिन्नताएं होती है तो प्राकृतिक उनका चयन करती है और प्रकृति में वो जीवित रह जाते हैं। ठीक है।
अब देखिए आगे, वातावरण से अनुकूल है ना। वातावरण से अनुकूल का मतलब क्या है कि वातावरण के प्रति अनुकूलता प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे अलग अलग वातावरण होते जाता है वैसे वैसे जीव अपने आप को अनुकूलित करते रहता है, और ये बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेगा तो उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। इसके पश्चात जो जीव जीवित रहते हैं वही जीव जो है नई जातियों की उत्पत्ति कर लेते हैं, और जो जीव बेटा अनुकूलित नहीं हो पाते वो तो समाप्ति हो जाते हैं, है ना, तो नहीं रह पाते वो। तो अब जो बचे हुए जीव हैं वही जीव जो होते हैं नई जातियों की उत्पत्ति कर लेते हैं। जैसे हम लोग देखो, मानव है ना, तो हमारा जो विकास है बहुत दिनों में हुआ है ना। इसके पहले जो हम लोग थे, हमारी प्रजाति अलग थी, वो इस मतलब वो जीवित नहीं रह पाए, वो चले गए, समाप्त हो गए, और हम लोग बच गए क्योंकि हम लोग प्रकृति के प्रति क्या थे, अनुकूलता ग्रहण कर लिए थे। इसी वजह से हम लोग जीवित रह पाए हैं। और कुछ जीव जो हैं यदि वातावरण के प्रति वो अनुकूलता नहीं प्रदर्शित करते तो वो लोग समाप्त हो जाते हैं, तो उनकी नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो पाती। इसके पश्चात देखिए बेटा अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर आपको बोलेगा संक्षिप्त में लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने मिलेंगे आपको, है ना। ये 4-4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बायोपायरेसी और फिर बायो पेटेंट को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए बायोपायरेसी क्या होता है, किसी देश या चिकित्सा उद्योग द्वारा किसी दूसरे देश के, है ना, जैविक संसाधनों या स्रोतों का बिना जानकारी या आज्ञा के उपयोग में लाने को बायोपायरेसी कहते हैं। कहने का मतलब कोई एक देश है बेटा, है ना, अब उनके पास में ना कोई चिकित्सा या उनके पास में कोई ऐसी चीज है, जैविक संसाधन है, उनके पास में कोई स्रोत है जिसका उनके ऊपर अधिकार है, लेकिन उस अधिकार के अलावा यदि कोई दूसरा देश, जैसे क्या होता है कि कभी विकासशील देश जो होते हैं, है ना, इनके पास में जैविक संसाधन रहता है, और इन जैविक संसाधनों का दोहन जो होते हैं वो विकसित देश वाले लोग करते रहते हैं उनका उपयोग, है ना, बिना किसी जानकारी दिए उनको, और बिना किसी मतलब रॉयल्टी दिए हुए उनका उपयोग करते हैं। तो इसी चीज को बायोपायरेसी कहते हैं। ऐसे ये जो बायोपायरेसी है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिकाधिक लाभ ले रही है, इन पर नियंत्रण बहुत जरूरी होता है, वरना हमारे द्वारा जो खोज किए गए या फिर नए हमारे यहाँ के स्रोत हैं जिनका हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनका वो लोग उपयोग कर लेते हैं। तो इसीलिए इनके ऊपर नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके अलावा देखिए बेटा बायो पेटेंट क्या है, तो बायो पेटेंट को समझने से पहले आपको पेटेंट समझना पड़ेगा। तो पेटेंट क्या है, तो पेटेंट एक अधिकार है। पेटेंट क्या है बेटा, एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या फिर किसी संस्था को नई खोज या फिर तकनीकी या फिर प्रक्रिया या फिर उत्पाद आदि के लिए दिया जाता है। उनका अधिकार होता है वो, ताकि उसकी वह नकल ना कर सके कोई दूसरा, है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं पेटेंट करा लेना, मतलब अधिकार व्यक्त करना। तो इनके ऊपर इनका अधिकार हो जाता है। अब बायो पेटेंट क्या चीज है, बायो या फिर जैव पेटेंट के अंतर्गत जैव पदार्थ की खोज करने वाले सरकार सुरक्षा प्रदान करती है ना। खोज करने वाले को क्या करती है, सरकार सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे उस नाम से कोई और उत्पाद ना बना सके और ना ही उसे कोई बेच सके। लेकिन फिर भी यदि वह ऐसा करने के लिए उत्सुक है या करना चाहता है तो उसे उस संस्था की अनुमति लेनी पड़ेगी और संस्था को उसकी रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से इसे बायो पेटेंट कहते हैं बेटा। तो अब इसके अलावा भी संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। जैसे क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन, परजीविता, बसंतीकरण और दीप्तिकालिता। जैसे जो प्रश्न है बेटा इन्हें आप स्वयं कर लीजिए। यदि आप लोगों को इनके आंसर नहीं मिले या फिर आपको इनके आंसर हल चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं इनका एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसीलिए मैं इनका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन बता दूंगा यदि आप बोलोगे तो, वरना आप लोग स्वयं से इनको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ ही ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का जो सीरीज है ये यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को बच्चे वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो इसी के साथ आज यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।